हेलो, मैं राहुल, आपका राहुल ज्ञान सरोवर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये हमारा अनअकैडमी के बारे में है। मैं आपको बता देता हूँ, अनअकैडमी पे मैं पढ़ाता हूँ। तो आप चाहें तो हमसे जुड़ करके शाम को 5 बजे, शाम को 5 PM पर आप चाहें तो राहुल गुप्ता सर्च करेंगे अनअकैडमी पर, तो मैं आ जाऊँगा। ये फ़ोटो आपका लगा होगा, ये प्रोफाइल आप देख करके आ सकते हैं। राहुल गुप्ता लिखा होगा, अनअकैडमी ऐप पर आपको सर्च करना है। या फिर दूसरा ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दूँगा। उसके साथ ही साथ मैं आपको अपने यूट्यूब के आइकन में भी लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। हर जगह आपको अनअकैडमी का लिंक भी मिल जाएगा। आप वहाँ से भी जुड़ करके अनअकैडमी पर पढ़ सकते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़ करके अनअकैडमी पर पढ़ना ना भूलें। उसके साथ ही साथ यहाँ पे भी फ्री है और वहाँ पे भी फ्री है, तो पैसा आपको कहीं भी नहीं देने की जरूरत है। आप कल का मैंने जो वीडियो आपको किया था वो क्लास 7 NCERT का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 और 1 और 2 मैंने कवर किया था कल वाले वीडियो में। तो 2 का भी कुछ क्वेश्चंस रह गया था जो कि आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। उसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के भी कुछ क्वेश्चन आपको करेंगे। और इसी तरह मैं जल्दी ही आपका 4 से 5 दिनों के अंदर चैप्टर नंबर क्लास 7 का पूरी NCERT आपकी कवर कर दूंगा 9th में। फिर उसके बाद क्लास 8 का या फिर क्लास 6 का शुरू कर लेंगे। फिर 9th और 10th करके हम इस तरह से आपका ये पूरा हम क्लास NCERT पूरा ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद आपका SCERT पर हम चलेंगे। तो ये रहा हमारे क्लास का आपका सिलसिला। तो मैं आपको जो कल आपको बता रहा था कि जो मैंने वीडियो आपको बताया, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो कल का वीडियो आप देख लीजिएगा। अगर ये आप नहीं देखे होंगे तो इसको देखने से पहले आप कल वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो वो भी चैनल पर पड़ा है, आपके प्लेलिस्ट भी बनी हुई होगी, तो आप उस प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। तो मैं अब आज का वीडियो शुरू करता हूं बिना देर किए। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने ऑनलाइन ट्रैकवे के ऑफिशियली टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो वहां पर आप लोग जुड़ जरूर जाइएगा। मैं आपको आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा। वही आपका जो है वहीं से आप सर्च करके उसको पा सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। आपका जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कल मैं क्लास 7 का जो है चैप्टर नंबर 1 था, चैप्टर नंबर 2 था, उस चैप्टर नंबर 2 का जो है मैंने 7 क्वेश्चंस कर लिए थे हम लोग। 8वां क्वेश्चन से आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आज 8वां जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है पहला, निम्नलिखित में से दांतों का कौन सा जोड़ा संरचना में भिन्न होता है लेकिन कार्य में समान होता है। यानी दांतों का जोड़ा आपसे पूछ रहा है, ऐसा जोड़ा बताइए जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि संरचना में भिन्न होता है, मतलब उसका जो बनावट होता है, देखने में जो होता है वो अलग अलग लगता है लेकिन काम जो है उसका एक ही होता है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो ये आपका रहता है जबड़ा। जबड़ा में जो है दांत होता है। दांत में अगर देखेंगे तो यहाँ साइड कॉर्नर में एक दांत होता है, उसको बोलते हैं मोलर। इसको क्या बोलते हैं? मोलर। उसके साथ ही साथ आपका जो यहाँ पर होता है उसको बोलते हैं प्री मोलर। फिर यहाँ पर आपका कृंतक और यहाँ पर आपका रत्नक और यहाँ पर आपका होता है कृंतर। फिर उसी तरह से जो है इधर भी होता है आपका। तो यहाँ पर जो आपका जो मोलर होता है और जो आपका प्री मोलर होता है, इसका जो संरचना होता है वो अलग अलग होता है। मोलर और आपका जो प्री मोलर जो होता है, इसकी संरचना अलग अलग होती है इन दोनों की। लेकिन जो है इसमें आपका जो है कार्य जो है लेकिन सबका इनका समान होता है। तो देखिए, प्री मोलर का भी काम जो है पीसना, चबाना और कूटने का होता है, वैसे मोलर का भी काम जो है पीसने और चबाने का ही होता है। तो ये दोनों का काम तो एकदम सेम होता है, बट उसकी जो संरचना होती है वो अलग अलग होती है। तो इसका आंसर ये होगा, क्योंकि ये जो रत्नक और बता दूं आपको, तो ये रत्नक जो होता है यहाँ पर उसको बोलते हैं चीरने या फाड़ने वाला दांत, और जो आगे का ये दांत होता है उसको हम बोलते हैं काटने वाले को कृंतक दांत बोलते हैं। कुल 4 प्रकार के आपके दांत होते हैं। तो उसमें से प्री मोलर और मोलर और मोलर, ये जो दांत होते हैं इसकी संरचना बनावट जो है सेम नहीं होती है लेकिन कार्य इसका सेम होता है। तो इसमें ऑप्शन में आप देखिएगा, कैनाइन और कृंतक तो संरचना और कार्य दोनों में अलग अलग होते हैं। दाढ़ और प्री मोलर, यही आपका आंसर होगा। जो ये दाढ़ लिखा है ना, दाढ़, इस दाढ़ को ही दूसरा नाम मोलर होता है। इस दाढ़ को ही क्या कहते हैं? मोलर बोलते हैं आप। तो प्री मोलर ये हो गया और दाढ़ को ही मोलर बोला जाता है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा कृंतक और दाढ़ ये भी गलत होगा और प्री मोलर कैनाइन भी गलत होगा। तो चारों दांतों के बारे में मैंने आपको बता दिया और इसका आंसर भी आपको पता चल गया होगा। अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, यहाँ देखिएगा। नीचे दी गई शर्तों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से कौन सा सेट उन अंगों का सही समायोजन होता है जो कि पाचन का कार्य नहीं करते हैं। तो आपको ऐसा सेट बताना है 4 ऑप्शन में जो पाचन का कार्य नहीं करते हैं, मतलब और सारे काम करते होंगे लेकिन पचाने का काम इनका नहीं होता है। तो पचाने का काम पहले होता किसका है? जैसे आपने खाना खाया तो ये हो गया, मान लीजिए मुख गुहिका से आपने खाना खा लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे आप, ये पाइप होती है जिसको आप ग्रासनली बोलते हैं, या फिर आप इसको फूड पाइप भी बोल सकते हैं। उसके माध्यम से आपका
खाना जो है अमाशय में आता है। फिर अमाशय में आपका प्रोटीन का पाचन होता है और उसके साथ ही साथ जो है यहाँ पर HCl आपका जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलकर वो अम्लीय वातावरण में तब्दील हो जाता है। फिर उसके बाद ये खाना आपका छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत में जो है खाना यहाँ पर पचता है पूरी तरह से। फिर खाना आपका बड़ी आंत में जाता है। तो जब बड़ी आंत में जाता है तो बड़ी आंत का खाना जो है वहाँ पर खाना पचता नहीं है, वहाँ पर आपका जल का अवशोषण होता है। यानी आपने खाना मुख में खाया तो मुख में जो आपने खाना खाया है उसमें मुख में ही आपका स्टार्च का पाचन होता है, यानी मुख में आपका पाचन होता है। फिर आता है ग्रास नली। तो ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता, यहाँ के माध्यम से बस फूड पाइप में जो होता है इसके माध्यम से बस खाना अमाशय में आ जाता है और अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। तो फिर यहाँ पर भी पाचन होता है। लेकिन उसके बाद जो है छोटी आंत में आता है आपका खाना। तो जो छोटी आंत में आपका खाना आता है तो ये छोटी आंत में भी आपका संपूर्ण पाचन हो जाता है। यानी छोटी आंत में आपका वसा का भी पाचन होता है, प्रोटीन का भी होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी होता है, जो कुछ भी बचा कुचा होता है, फैट का भी होता है। तो सारा का सारा पाचन आपका छोटी आंत में पूरा हो जाता है। फिर बड़ी आंत में खाना जाता है, मतलब जो बचा हुआ चीज़ है अपशिष्ट पदार्थ वो बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत में कुछ नहीं पाचन होता। बड़ी आंत में केवल और केवल जल का अवशोषण किया जाता है। मतलब बड़ी आंत के अंदर क्या होता है, जल का अवशोषण किया जाता है। तो यानी बड़ी आंत में भी कोई पाचन नहीं होता। तो अब मैं आपको बताऊं तो कहाँ कहाँ पाचन होता है। अब आप ऑप्शन के साथ खेलिएगा। देखिए ग्रास नली में कोई पाचन होता है तो बिल्कुल नहीं, ये वाला ऑप्शन आपका गलत रहेगा, क्योंकि न ही ग्रास नली में पाचन होता है, न ही मतलब आपका बड़ी आंत में पाचन होता है, न ही मलाशय में कोई पाचन होता है। तो यही जोड़ा आपका सही हो जाएगा, क्योंकि न ही ग्रास नली में पाचन होता है, न ही बड़ी आंत में पाचन होता है, न ही मलाशय में पाचन होता है। तो इन दोनों में पाचन नहीं होता है, इसलिए ये जोड़ा आपका सही हो जाएगा। क्योंकि आपसे क्वेश्चन में यही कहा था कि ऐसा संयोजन चुनिए जिसमें कोई पाचन नहीं होता। तो ये वाला संयोजन सही होगा, क्योंकि न ग्रास नली में पाचन होता है, न बड़ी आंत में पाचन होता है, ना मलाशय में पाचन होता है। जबकि मुख गुहिका में पाचन होता है, तो ये ऑप्शन वैसे गलत हो गया। यहाँ पर भी मुख गुहिका दिया हुआ तो यहाँ भी पाचन होता है, तो ये गलत हो गया। बाकी छोटी आंत में संपूर्ण पाचन होता है और बड़ी आंत मलाशय में कोई पाचन नहीं होता है। मलाशय के द्वारा ही भोजन का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। फिर आगे आप अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है, निगला हुआ भोजन आहार नाल के नीचे किसकी ओर किसके कारण जाता है, मतलब नीचे किसके कारण जाता है। देखिए आपने जैसे आपने यहाँ पे खाना खाया, ये जो है आपने अगर खाना खा लिया तो यहाँ पे आपका मुख गुहिका है। मुख गुहिका के बाद उसके बाद जो है आपका यहाँ पर आहार नाल आता है। आहार नाल के माध्यम से ये खाना आपके अमाशय में मान लेते आ गया, यहाँ पे खाना आ गया। तो आहार नाल से जो इस क्रिया द्वारा, अब ये जो आहार नाल है इसमें कौन सी क्रिया होती है कि आपका भोजन नीचे अमाशय में आ जाता है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या कोई जीव पेशीय बल द्वारा जो पेशीय जीव द्वारा प्रदान किया जाता है, कोई बल है? तो बल तो नहीं कोई प्रदान किया जाता है पेशीय जीव द्वारा। बाकी यहाँ पर आपका लिखा है भोजन के साथ लिया गया पानी का प्रवाह। तो भैया आप क्या भोजन के साथ बार बार पानी पी के उसको निगलते हैं क्या? तो ये भी बात गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन दिया गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। तो भैया गुरुत्वाकर्षण का भी कोई खिंचाव विशेष नहीं होता, क्योंकि आप लेटे लेटे भी चाहे तो घोट सकते हैं, खाना को निगल सकते हैं। अगला ऑप्शन जो दिया हुआ है ये लिया भोजन की नली दीवार में मांसपेशियों का संकुचन। तो यही आपका मतलब आंसर सही होगा, क्योंकि जो भोजन का जो पाइप होता है इसमें बार बार यहाँ पर संकुचन होता है, फिर शिथिलन होता है, संकुचन होता है, फिर शिथिलन होता है, संकुचन शिथिलन होते होते खाना कहाँ चला जाता है, नीचे आपके अमाशय में आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपका खाना मुख गुहिका से लेकर के अमाशय में पहुंचता है फूड पाइप के द्वारा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका संकुचन क्रिया द्वारा पहुंचता है, जिसको आप क्रमाकुचन भी बोलते हैं, क्रमानुकुंचन भी इस क्रिया को बोलते हैं। तो क्रमानुकुंचन भी लिखा हो सकता है या फिर संकुचन भी लिखा हो सकता है। तो आपको दोनों जो भी ऑप्शन होगा वो आप लगाइएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है लिखा है पेट में मौजूद जो एसिड होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो अमाशय होता है, अमाशय के अंदर जब भोजन आ जाता है तो इस अमाशय की दीवार से क्या निकलता है, HCl निकलता है। तो ये HCl एक प्रकार का क्या होता है, एक लिक्विड होता है जिसका जो होता है अम्लीय होता है, वो एक अम्लीय वातावरण का होता है HCl। ये HCl काम क्या करता है आप समझिएगा। जो अम्लीय होता है इसका pH जो होता है वो 2 होता है। इसका pH कितना होता है, तो इसका pH 2 से कम होता है या 2 तक आप मान सकते हैं। इसी के राउंड फिगर में जो आंसर दिया हो उसको लगाते हैं। तो pH मान इसका 2 होता है। HCl गैस, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होती है वो आपके अमाशय से निकलती है। और इसका काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया, खाने के साथ कोई बैक्टीरिया आ गया, तो इसको मारने का काम कौन करता है, तो ये HCl का ही काम होता है कि इस बैक्टीरिया को मार दे। तो HCl का मुख्य काम क्या होता है, प्रोटीन का पाचन भी होता है, और जो बैक्टीरिया आ गया है आपके शरीर में, जो हानिकारक बैक्टीरिया है, उसको मारने का भी काम HCl ही करता है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि पेट में मौजूद एसिड जिसका नाम HCl होता है, वो क्या करता है, वो
भोजन के साथ प्रवेश करने वाले हानिकारक जीवाणु को मारता है। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा कि जो भोजन के साथ प्रवेश करने वाले हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको अब मारता है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि अमीबा की उंगली जैसी वृद्धि भोजन ग्रहण करने में मदद करती है। जैसे जो अमीबा मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। जो अमीबा, जैसे मान लीजिए ये अमीबा हो गया, तो अमीबा का इस तरह से हाथ पैर निकला होता है और ये जो ऐसे निकला होता है। तो जो ये चीज़ होता है अमीबा का जो ये चीज़ होता है इसको बोलते हैं अंगुली जैसी होता है। तो इससे क्या करता है, यहाँ मान लीजिए कोई भोजन है तो इस भोजन को ये वाला हिस्सा जा करके इसी में इसको ले लेता है। तो इसको बोलते हैं भोजन की अंगुली जैसी वृद्धि जो होती है वो भोजन ग्रहण करने में मदद करती है। हालांकि मानव की आंत में जो अंगुली जैसी वृद्धि होती है उसको क्या करते हैं, तो ये बताइएगा। देखिएगा, जैसे ये मानव की मान लेते हैं हम आंत है, तो ये आंत है जो मानव का, इस आंत के अंदर जो बाहर की जो दीवारें होती हैं, इस अंदर की जो दीवारें होती हैं, इस पर एक अंगुली जैसी संरचना, जैसे मान लीजिए ये मैं दीवार मोटा मोटा बना के आपको दिखा रहा हूँ, ये है ना, ये आंत है अगर, तो इसकी दीवारों पर कुछ इस तरह की कोशिकाएं लगी होती हैं, मतलब एक तरह की अंगुली की संरचना का नुमा इस तरह से लगा होता है। तो ये काम क्या करता है, तो ये अंगुली जैसी संरचना होती है, इसका काम होता है जो भोजन आपका पचा हुआ है उसको अवशोषित करना, मतलब जो मान लीजिए अवशोषित करना का काम होता है। और जो भोजन पचा हुआ है, जैसे पच गया भोजन तो कार्बोहाइड्रेट में आ गया, प्रोटीन में आ गया, अमीनो अम्ल हो गया, तो ये सब जो है क्या पोषण, ये अवशोषण कौन करता है, तो यही अंगुली जैसी संरचना करती है। और इसका नाम होता है विली कोशिका, WVILLY, विली कोशिका जो है इसको बोलते हैं, या फिर इसको आप दीर्घरोम भी बोलते हैं, दीर्घरोम भी आप इसको बोल सकते हैं। तो दीर्घरोम या फिर विली कोशिका के नाम से इसको जाना जाता है, और इसका काम है कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करे। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है मानव की आंत में विली संबंधित कथनों पर पढ़िए। तो अभी मैंने आपको बताया कि विली कैसी होती है। विली, आप मान लीजिए ये आपकी आंत है अगर, तो इसमें कुछ ऐसे उभरी हुई संरचना होती है जिसको आप विली कोशिका बोलते हैं। अब ये विली कोशिका का क्या मतलब कौन सा ऑप्शन सही है ये बताइएगा। इसकी दीवारें बहुत पतली होती है, तो जी हाँ, इसकी जो दीवारें होती है इस कोशिका की, इस विली कोशिका की, ये बहुत पतली होती है, तभी आपके खाना को अवशोषित कर पाती है। अगर मोटा होता तो अवशोषण हो पाता, नहीं हो पाता। तो ये पतली होती है इसलिए आपके खाना को अवशोषण कर पाती है। उनकी सतह के करीब पतली और छोटी रक्त वाहिकाओं का एक नेटवर्क होता है। तो जो ये विली कोशिका होती है ना, इसके जस्ट पीछे पीछे आपके यहाँ पर नसें होती हैं जिसको रक्त वाहिकाएं बोलते हैं। छोटे छोटे रक्त वाहिकाओं का जाल इस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए कोई भोजन हुआ, यहाँ से अवशोषित होगा, फिर उसके माध्यम से यहाँ पर आपके इन नसों में आ जाएगा खाना, और इन नसों में आपका पचा हुआ भोजन आ जाएगा। उसके बाद ये अपने ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुँच जाता है। तो ये बात सही है आपका कि रक्त वाहिकाओं का एक नेटवर्क होता है वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे भोजन आसानी से सूझे। गलत बात है, इसमें कोई छिद्र उद्र नहीं होता है। उसके बाद अगला लिखा हुआ कि वे अंगुली जैसे प्रक्षेपण है। तो जाहिर सी बात है ये अंगुली की संरचना के नुमा होती है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। यानी आपका जो है आंसर होगा वो एक पतली दीवार वाली, दूसरा कि उसकी जो करीब इस मतलब इस दीवार के करीब जो है छोटे छोटे नस होते हैं, यानी रक्त वाहिकाएं होते हैं, का एक नेटवर्क होता है, उसके साथ ये अंगुली जैसा संरचना होता है। तो ये 3 ऑप्शन सही है, बाकी तीसरा ऑप्शन गलत होगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर 1 लगा सकते हैं, 1, 2 और 4 सही होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि अमीबा के जो नकली पैर होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि मान लीजिए ये अमीबा है तो इसका इस तरह से नकली पैर होता है। तो फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हैं कि ये मान लेते हैं अमीबा है। तो अगर ये अमीबा है तो अरे 1 मिनट चला गया, 1 मिनट फिर से मैं देखता हूँ बना के। यहाँ पर देखिएगा, मान लेते हैं अगर ये अमीबा है, इस तरह से मान लेते हैं ये अमीबा की कोई आकृति निश्चित नहीं होती, आप कुछ भी खींच देंगे वो अमीबा माना जाएगा। ठीक है। तो ये पैर आपको दिख रहा है नकली पैर, ये पैर क्या काम करता है, तो ये चलने के लिए मदद करता है। तो भाई कोई भी इंसान पैर से चलता ही तो है, तो इसका मतलब केवल चलना, तो ये गलत हो जाएगा। केवल भोजन, ये भी गलत हो जाएगा। भोजन और चलने पर जो है इसका कब्जा होता है, मतलब भोजन को भी कब्जा कर लेता है और चलने के लिए भी इस्तेमाल करता है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ कोई भोजन है, तो ये इस अपने पैर को ले आकर के इस भोजन के पास में चिमटा देगा, उसके बाद इसको भोजन को अंदर ले लेगा। तो इस तरह से ये भोजन पर भी कब्जा करने चाहता है और पैर से चलता भी है। तो इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही होगा। आगे अगला क्वेश्चन है कि लार में मौजूद एंजाइम परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए लार में क्या होता है, स्टार्च का पाचन होता है। मैंने आपको कम से कम 10 बार ये बात बोल चुका हूँ कि लार के अंदर स्टार्च का पाचन होता है, और स्टार्च का पाचन आपका होने के बाद वो सरल शर्करा में बदल जाता है। और पाचन करता कौन है, तो टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है। टाइलिन आपका एक एंजाइम होता है जो कि आपके स्टार्च को
सरल शर्करा में बदल देता है। नहीं, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा कि स्टार्च को सरल शर्करा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि जुगाली करने वाले जानवर जुगाली करने वाले जानवर के भोजन को जुगाली करने वाले नाम दिया जाता है, क्यों? तो इसका समझिएगा, जैसे मान लेते हैं कोई गाय है, तो मान लेते हैं ये कोई गाय है, मान लीजिए एक गाय, आप इस तरह से मान लीजिए इसको, तो एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। मान लेते हैं, देखिए ये कोई गाय है, इस तरह से आप मान लेते हैं ये कोई गाय है, और ये गाय अब मान लीजिए यहाँ से खाना खा लिया, तो यहाँ से जब खाना ये खाया, उसके बाद इसका यहाँ पे एक रूमेन होता है, इसको क्या बोलते हैं? रूमेन, एक पेट का हिस्सा होता है जिसको आप रूमेन बोलते हैं। तो गाय ने जब खाना खाया, तो खाना खाने के बाद जो है ये तुरंत क्या करता है, इसको तुरंत निगल लेता है और निगल के उसको रूमेन में रख लेता है। मतलब गाय खाना खाते समय जो है उसको अच्छे से चबाती नहीं है, उसको बस डायरेक्ट निगल लेती है, और निगलने के साथ साथ जब उसको निगलेगा तो उसका आंशिक पाचन उसके पेट में हो जाता है। मतलब गाय पहले खाना को निगल लेती है, निगलने के बाद उसके पेट में उसका आंशिक पाचन होता है। आंशिक मतलब पूर्णतः पाचन नहीं होता है, आधा तिया पच जाता है, आधा अधूरा पच जाता है, तो उसको आंशिक पाचन होता है। मतलब पहले निगलेगी, उसका फिर आंशिक पाचन होगा, उसके बाद क्या करेगी, उसको वापस से अपने मुंह में लाएगी बैठ करके। जब खाना खा चुकी होगी तो आप देखिएगा गाँव की जो जहाँ भी गाय भैंस होती हैं, तो वहाँ पर आप देखिएगा तो वो हमेशा मुँह अपना चलाते रहती है खाना खाने के बाद भी। तो मुँह चलाने का मतलब ये था कि वो जुगाली कर रही है, मतलब वो अपने जो खाने को अंदर ली है उसको वापस से ला के उसको चबा रही है, कूच रही है। तो कूचती क्यों? ताकि उसका पूर्ण पाचन हो जाए। यानी पहले गाय खाना को निगलती है, फिर उसका आंशिक पाचन होता है, फिर उसको अपने मुंह में लाती है, उसको चबाती है, फिर उसको वापस अंदर ले जाती है, तो उसका पूर्ण पाचन हो जाता है। तो यानी पहले क्या होगा यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो देखिए जुगाली करने वाले पशु क्या करते हैं, तो निगला हुआ भोजन बिन पचा हुआ ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, निगल लिया और आंशिक रूप से पच गया, यही ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि वो सब भोजन निगल लेते हैं फिर आंशिक रूप से उसका पाचन कर देते हैं। फिर अगला अगर आप देखेंगे तो इसका जो है जुगाली करने वाले में पोषण प्रक्रिया का वर्णन में सही क्रम देखिए। तो पहले निगलते हैं, हाँ भाई बात सही है, पहले निगलते हैं, फिर उसका आंशिक पाचन भी होता है, फिर उसका जुगाली करते हैं, उसका पूर्ण पाचन होता है। यानी पहले निगल लेते हैं, फिर आंशिक पाचन कर लेते हैं, फिर जुगाली करते हैं, उसका जुगाली यानी उसको चबाना भी बोलते हैं, और उसके बाद लास्ट में उसका पूर्ण पाचन हो जाता है। तो यही प्रक्रिया आपकी सही होगी। तो इसलिए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यही होगा फर्स्ट। उसके बाद चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ, ये उसका अगला, ये सब ऑप्शन था। ये आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर 18वें क्वेश्चन में। यह 18वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया। देखिए जो सेलुलोज होता है, वो सेलुलोज युक्त पदार्थ जो होता है उसमें मनुष्य में रुद्रांश का अच्छा स्रोत होता है, क्योंकि देखिएगा सेलुलोज जो होता है, आप इसको समझिएगा, सेल्यूलोज जो होता है वो क्या होता है, यह पहली बात तो पादपों में पाया जाता है। पादप में जैसे यानी घास हो गया, घास फूस, हरे पेड़ पौधे, ये सब जो होता है उसमें सेलुलोज पाया जाता है। तो जो सेलुलोज होता है वो एक्चुअली में जो शाकाहारी जानवर होते हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, खरगोश हो गया, तो ये सब यही घास फूस खा लेते हैं, तो उनको पच जाता है। लेकिन अगर मानव घास वास खाएगा तो नहीं पचता है, क्योंकि हम लोग को पेट के अंदर, हम लोग के बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर सेलुलोज को पचाने वाला कोई एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। तो इसलिए मानव के अंदर सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता है। जबकि गाय भैंस बकरियों में सेलुलोज का पाचन करने के लिए उनके अंदर एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है क्योंकि पाचन एंजाइम नहीं होता। ये बात आपका सही कि मनुष्य के अंदर जो है सेलुलोज को पाचन करने के लिए कोई एंजाइम नहीं होता, ये बात सही है। यहाँ पर लिखा है सेलुलोज मानव का अवशोषित कर ले, मानव रक्त में भाई मानव रक्त में नहीं, सेलुलोज मानव के अंदर आ ही नहीं पाएगा, पचता ही नहीं है। अगला सेलुलोज को पचाने वाला बैक्टीरिया फाइबर बदल, ये भी गलत बात है। सेलुलोज का कोई ऑप्शन सही नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि सेलुलोज मानव के अंदर पचता ही नहीं है। तो मनुष्य में सेलुलोज का पाचन एंजाइम नहीं होता, यही ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि मानव यानी मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन तो अब यहाँ पे खत्म हो गया। अब अगला आ गया चैप्टर, यानी हमने जो है इसका चैप्टर नंबर आपका कितना, चैप्टर नंबर आपका दूसरा और पहला और दूसरा जो है ये चैप्टर नंबर 7 यानी क्लास 7 NCERT का चैप्टर नंबर 1 और 2 आपका खत्म हो चुका है पीछे, और अब आ गया चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 को भी देख लेते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 3 में आपको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ छोटी चीज़ें बता देता हूँ, जिसके माध्यम से आपका ये पूरा चैप्टर अपने आप खत्म हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है रेशा से कपड़ा, यानी रेशे के बारे में बताएगा, इसमें रेशम के बारे में बताएगा, यानी
यानी धागा के बारे में बताएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो देखिए सबसे पहले जो रेशा होता है, धागा होता है, वो दो प्रकार से पाया जाता है। एक होता है प्राकृतिक रेशा जो कि प्रकृति से मिलता है, ये प्राकृतिक हो गया। एक होता है कृत्रिम रेशा जो कि कृत्रिम मतलब हम लोग खुद बनाते हैं, मानव द्वारा संश्लेषण होता है उसका। यानी एक होता है कृत्रिम रेशा, एक होता है प्राकृतिक रेशा। कृत्रिम रेशा को दूसरा नाम कहते हैं मानव संश्लेषित रेशा, यानी मानव ने बनाया है तो इसलिए मानव संश्लेषित रेशा या कृत्रिम रेशा या अप्राकृतिक रेशा, ये सब इसी के नाम होते हैं। जबकि प्राकृतिक रेशा का नाम केवल प्राकृतिक रेशा ही होता है। और ये प्राकृतिक रेशा भी दो टाइप का होता है। अब जो प्राकृतिक रेशा होता है, अब यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा, जो प्राकृतिक रेशा होता है वो दो टाइप का होता है। एक जो कि पादप द्वारा मिलता है, यानी पेड़ पौधे द्वारा मिलता है, और दूसरा जो कि जानवर से मिलता है, जो कि जानवर से मिलता है। तो समझिएगा, जो प्राकृतिक रेशा होता है वो दो तरह से मिलता है। एक पादप यानी पेड़ पौधे से मिलता है, और दूसरा जानवर से मिलता है, जैसे कि आपका अलग अलग है। मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए जैसे कपास हो गया, तो कपास का आप जो कॉटन का जो कपड़ा होता है, रुई जो होती है, वो सब कपास का बनता है, ये एक पादप वाला रेशा देता है। जैसे जूट हो गया, तो जूट भी आपका जो है ये एक पादप का रेशा होता है। जैसे पटसन हो गया, तो पटसन भी एक पादप का रेशा होता है। तो ये सारे जो है ये पादप के रेशे होते हैं। जैसे तो ये सब पादप से होता है। जबकि जानवर से कुछ क्या होते हैं, तो जो जानवर वाले होते हैं, जैसे मैं आपको जानवर वाला बता देता हूँ आपको, देखिएगा। तो जो जानवर वाले आपके रेशे होते हैं, यानी जानवर से जो रेशे पाए जाते हैं, तो जानवर वाले में आपके सबसे पहला जो होता है कोकून, आप सुने होंगे नाम। कोकून के रेशा से आपको क्या बनता है, रेशम बनता है। किससे बनता है, रेशम। रेशम किससे बनता है, तो कोकून से बनता है। ये कोकून का कीड़ा होता है, उससे जो है रेशम बनता है। तो ये एक जानवर से ही प्राप्त होता है। दूसरा आपको ऊन, ऊन देखेंगे तो आप भेड़ से प्राप्त होता है ऊन, तो ये भी आपको जानवर से प्राप्त हो रहा है। ये सारा क्या है, ऊन हो गया। वैसे आपका लामा, लामा से भी ऊन प्राप्त होता है। वैसे आपका बकरी से भी ऊन प्राप्त होता है। तो इस सब से क्या प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है। तो जानवर से भी रेशा प्राप्त होता है, और पादपों से, यानी कपास, जूट, पटसन, ये सब का पादपों से भी प्राप्त होता है। यानी अभी तक आप क्या सीखे, जो रेशा होता है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहली बात, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक के अंदर दो तरह के होता है, एक पादप द्वारा बनता है, एक जानवर द्वारा बनता है, यानी जंतु द्वारा बनता है। जो पादप द्वारा बनता है उसका एग्जाम्पल कपास हो गया, पटसन हो गया, जूट हो गया। लेकिन जो जंतु द्वारा बनता है उसके अंदर अलग अलग जंतुओं के रेशे बनाए जाते हैं। जैसे कि भेड़ का ऊन बनाया जाता है, बकरी का भी ऊन बनते हैं, लामा का भी ऊन बनता है। कोकून जो होता है, जो कि रेशम का कीड़ा होता है, कोकून से वो बनता है। शहतूत का भी कीड़ा होता है, वो भी जो है आपका रेशम देता है। तो ये सारा चीज़ जो होता है ये आपका रेशम देता है। तो इस तरह से आपको समझना। अब जबकि अप्राकृतिक वाला बता दें, यानी जिसको आप कृत्रिम बोल रहे थे, जो कि कृत्रिम रेशा जो होगा, यानी ये अप्राकृतिक होता है या प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। तो इसको हम लोग बनाते हैं, मानव इसको संश्लेषित करता है। तो मानव संश्लेषित रेशा भी इसको कहते हैं। जैसे नायलॉन की रस्सी जो होती है, नायलॉन की रस्सी जो होती है वो आपका किसी भी जानवर या फिर पेड़ पौधे से नहीं मिलता है, उसको हम लोग बनाते हैं प्राकृतिक से। उसको हम लोग अपने हिसाब से मानव संश्लेषित करके कृत्रिम रूप से उसको हम लोग बनाते हैं। जैसे नायलॉन की रस्सी होगी, प्लास्टिक की रस्सी होगी, तो ये सब रेशे जो है वो हम लोग बनाते हैं। वो प्रकृति यानी पेड़ पौधे से नहीं मिलता है, या फिर जानवर से भी नहीं मिलता है। तो ये उम्मीद करते हैं आपको पूरी बात स्पष्ट हो गई होंगी। अब आप क्वेश्चन का आंसर बड़े इजीली आप दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका लिखा हुआ कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है, यानी या क्या कहा जाता है। देखिए उसको बोलते हैं रेशम उत्पादन। उसको क्या बोलते हैं, तो रेशम उत्पादन बोलते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है। तो उसको रेशम उत्पादन बोलते हैं, या फिर दूसरा नाम उसका क्या होता है, सेरीकल्चर। आपको देखिए सेरीकल्चर जो है उस रेशम के उत्पादन को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर भी बोलते हैं और रेशम उत्पादन भी बोलते हैं। यानी आपका दोनों ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर होगा इसका। और उसको सेरीकल्चर भी बोलते हैं, रेशम के उत्पादन को सेरीकल्चर बोलते हैं। ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगला जो होता है ये कोकून जो होता है, इससे एक कीड़ा होता है, इसको उत्पादन से कोई मतलब नहीं, ये कोकून कीड़े से ही रेशम मिलता है, बाकी रेशम है ही। और सिल्वी कल्चर जो होता है, जैसे वनों यानी जंगलों का संवर्धन, यानी जंगलों को कैसे बढ़ाना है, उसका पोषण कैसे हो, उसको देख रेख कैसे हो, तो जो इसका होता है उसको बोलते हैं सिल्वी कल्चर। उसको क्या बोलते हैं, सिल्वी कल्चर। यानी सिल्वी कल्चर को बोलते हैं वनों से संबंधित होता है, उसको सिल्वी कल्चर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से
कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है, मतलब कहाँ से रेशम आपको नहीं मिलता है। तो देखिए शहतूत का तो रेशम होता है, मूंगे का भी रेशम होता है और तसर का भी रेशम होता है। ये 3 तरह के रेशम आपको देखने को मिलेंगे, यानी शहतूत का भी, तसर का भी और मूंगा का भी। लेकिन मोथ का कोई रेशम नहीं होता है। मोथ का एक कीड़ा होता है, ये कीट होता है एक, लेकिन इससे कोई रेशम वगैरह नहीं मिलता। तो ये आपका ऑप्शन यही आपका सही हो जाएगा। तो जो मोथ का रेशम होता है ये कोई रेशम नहीं होता, यह एक कीड़ा होता है, ठीक है। बाकी शहतूत का भी रेशम होता है, मूंगा का भी रेशम होता है और तसर का भी रेशम पाया जाता है। आगे लिखा है पहली कोई लड़की है, पहली जानवर को मारे बिना पशु से रेशे बनाकर एक उपहार खरीदना चाहती थी, निम्नलिखित में से कौन सा उपहार खरीदने के लिए सही होगा। यानी इस क्वेश्चन को कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप एक ऐसा रेशा का नाम बताइए जिसको हम प्राप्त भी कर लें और उसमें कोई जानवर मरे भी नहीं। यानी जानवर को बिना मारे, मतलब बिना मारे आप कौन सा रेशा प्राप्त कर सकते हैं, क्वेश्चन ये हुआ। ऊनी साल, तो ऊनी साल तो आप बना सकते हैं, क्योंकि जो भेड़ होता है, भेड़ का हम लोग जब ऊन निकालते हैं, जो भेड़ होता है, समझिएगा आप लोग, जो भेड़ होता है उससे हम लोग ऊन निकालते हैं। तो ऊन निकालने के लिए भेड़ का क्या करते हैं, बाल हम लोग छील देते हैं, बाल हम लोग उसको काट देते हैं। तो बाल काट के उसका हम ऊन का रेशम निकाल लेते हैं और ऊन निकाल लेते हैं और उसी ऊनी से ऊनी साल बन जाता है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें जानवर मरता नहीं है। बाकी रेशम के कीड़े में जो होता है वो कोकून जो होता है वो मर जाता है, शहतूत का कीड़ा जो होता है वो मर जाता है। वहीं पशुओं के फर से अगर टोपी बनाएंगे तो उनका चमड़ा निकालना पड़ता है, तो उसमें पशु की मृत्यु हो जाती है। और चमड़े के जैकेट बनाना तो जाहिर सी बात है, पशु की मृत्यु के उपरांत ही चमड़े का कोई भी चीज़ बनाया जा सकता है। यानी जो ऑप्शन नंबर 1 है, ऊन का साल, ये भेड़ से प्राप्त होता है और ये इसमें भेड़ को मारने की जरूरत नहीं होती है, इसके बालों को बस निकाल लेना होता है और वहाँ से ऊन आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन ये है कि रेशम का रेशा प्राप्त होता है किससे होता है, तो भेड़ के ऊन से नहीं भैया, भेड़ के ऊन से तो ऊन प्राप्त होता है, रेशम का रेशा नहीं प्राप्त होता है। कपास की गेंद से भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कपास की गेंद से कपास प्राप्त होता है, जिसको आप कॉटन बोलते हैं, सूती वस्त्र बोलते हैं, तो वो आपको प्राप्त होता है कपास की गेंद से। चमकदार जूट, जूट के डंठल से जो है वो जूट का रेशा बनता है, जिसको जूट वाले बोरे में इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोरा बनाने में, रस्सी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, जो एक कोकून लिखा हुआ है, कोकून के कीड़े से ही हम लोग रेशम बनाते हैं, तो रेशम बनाने के लिए आपको कोकून की कीड़ा की आवश्यकता होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 3rd आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि ऊनी रेशे में निम्नलिखित में से किसी मतलब क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब कहाँ से आप ऊनी रेशा नहीं प्राप्त कर सकते। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि बकरी द्वारा ऊन का रेशा मिलता है, लांबा द्वारा भी ऊन का रेशा मिलता है, और अल्पाका द्वारा भी ऊन का रेशा मिलता है, और भेड़ द्वारा भी आपका ऊन का रेशा मिलता है। भेड़, बकरी, लामा, अल्पाका, तो ये सारे के द्वारा आपको ऊन का रेशा मिलेगा। बट मोथ अभी मैंने आपको बताया कि एक प्रकार का कीड़ा होता है, लेकिन इसके द्वारा कोई रेशा वगैरह नहीं मिलता, तो मोथ इसका ऑप्शन हो जाएगा। चयनात्मक प्रजनन की एक प्रक्रिया है। अब देखिए जो इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। तो चयनात्मक यानी चयन करने का मतलब समझते हैं आप लोग। चयन करने का मतलब होता है कि हम कोई चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट कब करते हैं, जब आप अपने मन से सेलेक्ट करते हैं, मतलब आप अपनी वांछित चीज़ों को लेना, सेलेक्ट करना। जैसे मान लीजिए 4 सामान आपके पास रखा हुआ है, उसमें से आप एक सामान ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप अपने मन से एक सामान निकाल रहे हैं, मतलब आप वांछित रूप से एक चीज़ निकाल रहे हैं। तो यानी वांछित रूप से जो है, अगर आप अपने माँ बाप का चयन करेंगे तो उसका प्रजनन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो माँ बाप की आवश्यकता होती है। तो यानी वांछित गुणों वाले माँ बाप का जो चयन करना होता है, इसी को बोलते हैं चयनात्मक प्रजनन। चयनात्मक प्रजनन किसको बोलते हैं, वांछित गुणों वाले, जिसको हम चाहते हैं, वांछित गुणों वाले माँ बाप का प्रजनन, माँ बाप का यानी माता पिता का चयन करना क्या कहलाता है, चयनात्मक प्रजनन की एक प्रक्रिया कहलाती है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो भेड़ की शेड कतरने से होने वाली सामान्य प्रक्रिया, तो देखिए जब आप भेड़ का जो ऊन शेड होता है, उसको जो बाल बोलते हैं, तो उसका बाल हटाने को क्या कहते हैं, तो उसका ऊन हटाना, इसको प्रक्रिया का नाम होता है। उस प्रक्रिया का नाम क्या होता है, ऊन हटाना। विभिन्न बनावटों के बाल अलग करना, ये भी बात करें तो चर्बी हटाना, चर्बी कोई मतलब नहीं, भेड़ का रेशा सूत, ये भी कोई मतलब नहीं, यानी आपका ऊन हटाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रेशम उत्पादन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। मतलब अभी आपको मैंने बताया है कि रेशम उत्पादन के लिए तो आप सेरीकल्चर बोलेंगे, सेरीकल्चर बोलेंगे आप,
और या फिर आप क्या बोलेंगे, रेशम उत्पादन बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, बैक्टीरियल कल्चर। भाई बैक्टीरिया से कोई मतलब नहीं है। रेशम कीट पालन आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि रेशम का कीट आप पालेंगे तभी आपको रेशम मिलेगा। उसके बाद रेशम कीट से धागे का कपड़ा बना, तो कपड़ा बनाने को नहीं बोलते, कपड़ा बनाना यानी रेशम से, अगर रेशम से हम कपड़ा बना रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं, तो इस क्रिया को बोलते हैं बुनाई। क्या बोलते हैं, तो बुनाई। तो बुनाई करके बनाते हैं, यानी अगर आप रेशम से कपड़ा बना रहे हैं तो बुनाई। अरे स्वेटर आप लोग बुन के ही तो पहनते हैं, कपड़ा बुन के ही तो पहनते हैं, तो बुनाई बोलते हैं। यानी अगर रेशम के रेशे से आपको क्या प्राप्त करना है, कपड़ा प्राप्त करना है, तो आप क्या करेंगे, इस प्रक्रिया को बुनाई बोलते हैं। तो रेशम का कीट पालना इसका आंसर हो जाएगा। बाकी मैं चलता हूँ, रेशम की रीलिंग। अभी मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। देखिए रेशम ऐसे प्राप्त नहीं होता, रेशम रेशा होता है एक, पहले रेशा के बाद उसको बनाया जाता है रेशम, यानी उसका धागा बनाया जाता है, रेशम या फिर उसको आप धागा बोल सकते हैं, धागा बनाया जाता है। और जब धागा बन जाता है तो उसके बाद आप इसका कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए जब आपका रेशा है ये, इसको जब आप रेशम में बदलेंगे यानी धागा में बदलेंगे, रेशा को जब रेशम में यानी धागा में जब बदलेंगे आप, ऐसे छोटा छोटा रेशा होता है, बाल आप देखते हैं ना, बाल की तरह छोटा छोटा वो सभी होता है, तो वो एकदम टूटा टूटा छोटा छोटा होता है, तो उसको रेशा बोलते हैं। उस रेशा को जब रेशम या धागा में बदलते हैं तो इसको कहते हैं कताई, कताई, कताई बोलते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कताई। यानी रेशा से जब रेशम का या धागा बना लेते हैं आप उसको, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं कताई। और जब रेशम के धागा से आप कपड़ा बनाते हैं, मतलब अल्टीमेटम आप धागा से जब कपड़ा बनाएंगे, तो इसको बुनाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बुनाई। यानी कताई बोलते हैं जब आप रेशम से रेशा से रेशम प्राप्त करें, और जब बुनाई उसको बोलते हैं जब आप रेशम के धागा से आप कपड़ा जब प्राप्त करते हैं, तो उसको बुनाई बोलते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा कटाई बुनाई क्या होता है। तो रेशम की जो रीलिंग होती है वो क्या होती है, मतलब रेशम का रीलिंग का मतलब यह है कि जो रेशा होता है, जो रेशा होता है उसको रेशम बनाना है, यानी उसका धागा बना करके उसको रील करना है। तो रेशम का धागा कैसे बनेगा, तो उस पर क्या कहते हैं, कताई बोलते हैं ना, कताई। तो यहाँ पर देख लीजिए जहाँ कताई लिखा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो रेशम का रीलिंग शब्द जो होता है वो रेशम के रेशे की कताई से जुड़ा हुआ है, यानी ये जो ऑप्शन जो 2 नंबर आपका ये आपका सही हो जाएगा कि रेशम के रेशों का कताई जो है वो रेशम का रीलिंग कहलाता है। अगला जो होता है रेशम के कीड़े से बने रेशे का स्राव करता है। तो देखिए मैं इसका एक प्रोसेस आपको बता देता हूँ। देखिए जब कोकून होता है, कोकून जो है, कोकून का जो कीड़ा होता है, ये कीड़ा होता है, अब इसको समझिएगा। जो कोकून का आपका कीड़ा होता है ये क्या करता है, जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद ये सबसे पहले क्या करता है, जन्म लेने के बाद ये सबसे पहले इसका अंडा रहता है। अंडा क्या होता है, 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद ये बच्चा बाहर आता है। वो बच्चा क्या करता है, बच्चा अपने शरीर से प्रोटीन निकालता है। क्या निकालता है, प्रोटीन। यानी जो बच्चा होता है, यानी सबसे पहले वो कीड़ा जो होता है वो अंडा रहता है, अंडा से वो 7 दिन के बाद वो जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद वो क्या करता है, अपने शरीर से ढेर सारा प्रोटीन निकालता है। जब प्रोटीन निकालता है तो वो प्रोटीन उसके जो है कोकून के चारों तरफ बाहरी कवच बन जाता है। कवच की तरह से जो है वो प्रोटीन उसके चारों तरफ से लपेट जाता है, और जब लपेट जाता है तो वो एकदम कड़ा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, यानी ये कठोर हो जाता है। जब कठोर हो जाता है तो आपका क्या होता है, कठोर होने के बाद जब उसमें कीड़ा मर जाता है, जब वो परिपक्व हो जाता है, नहीं जब वो पूरी तरह से विकसित हो जाता है, तो कीड़ा उसी में मर जाता है। और मर जाने के बाद हम लोग उसको ला करके उबालते हैं, उबाल के अलग करते हैं, अलग करने के बाद उसकी कताई करके उसका रेशा बना लेते हैं हम लोग, सूखा करके उसको। तो यानी पहले वो कीड़ा होता है, पहले वो कीड़ा जो होता है वो अंडा होता है। अंडे के बाद वो 7 दिनों के बाद वो क्या होता है, उसमें से बच्चा निकलता है। बच्चा के बाद जो है वो बच्चा क्या करता है, अपने शरीर से प्रोटीन निकालता है, खूब सारा प्रोटीन निकालेगा। प्रोटीन निकालने जब वो प्रोटीन निकलेगा तो वो प्रोटीन हवा के माध्यम से जो है क्या होता है, वो कीड़े के चारों ओर जो है एक कवच बना देता है। वो कवच कैसा होता है, बहुत हार्ड होता है, वो प्रोटीन क्लियर होती है। और वही हार्ड कवच जो है आगे चल करके जब वो कीड़ा मर जाता है उसी में, तो उसके बाद वो आगे चल करके हम लोग उसको उबाल करके गर्म करके उससे अलग करके हम लोग उसका रेशम सा रेशा बना लेते हैं। यानी जो वो निकालता है वो क्या निकालता है, तो प्रोटीन निकालता है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रेशम का कीड़ा किससे बने रेशे का किसका स्राव करता है, तो वो प्रोटीन का स्राव करता है। यानी वसा, सेलुलोज, नायलॉन का स्राव नहीं करता है, वो प्रोटीन का स्राव करता है, और उसके बाद वो जो है कीड़ा से रेशम प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रोसेस होता कैसे है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है
आपके क्लास 7 का NCERT का जो है हम लोग 1, 2 और 3 चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 हम लोग पूरी तरह से कवर कर लिए हैं। यानी हम लोग क्लास 7 NCERT का चैप्टर नंबर 1, 2, 3 पूरी तरह से कवर कर लिए। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 4 है जो उष्मा। अब हम उष्मा की तरफ चलते हैं और आपको उष्मा के बारे में पूरी डिटेल आपको देंगे आगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक उष्मा का फार्मूला लिख देता हूँ, उसको आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत जरूरी फार्मूला है। C/5 C/5 फिर बराबर लिख सकते हैं K-200। मैं इसको पूरा अच्छे से लिख देता हूँ, एक सेकंड, आपको अच्छे से लिख लीजिएगा। C/5 बराबर F-32 बटा में आपका 9, फिर उसके बाद K-273 273 अपान में 5 बराबर, इसके भी बराबर लिख करके R/4। ये आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर। C/5 बराबर F-32 अपान 9 बराबर K-273 बटा में 5 बराबर R/4। यानी यह एक फार्मूला होता है। ये जो फार्मूला होता है ये होता है फार्मूला आपके तापमान का। यानी अगर मान लीजिए कोई डाटा आपका सेल्सियस में दिया है, आप उसको फ़ारेनहाइट में बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे रख देंगे तो आपका बदला जाएगा। उसी तरह से कोई डाटा आपका फ़ारेनहाइट में दिया है, आप उसको केल्विन में बदल सकते हैं, केल्विन का डाटा र्यूमर में बदल सकते हैं, र्यूमर का डाटा आप सेल्सियस में बदल सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ दिया होगा आप उसका तापमान को इधर उधर बदल सकते हैं। तो ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। C/5 बराबर F-32 अपान में 9 बराबर K-273 बटा में 5 बराबर R/4। तो ये आप फार्मूला लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। बाकी आप लोग इस फार्मूले का जो मैं PDF है वो भी आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो वहाँ जुड़ जाइएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ता हूँ आपके। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तापमान मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं? तो भैया तापमान मापने वाले यंत्र को तो हम लोग तापमापी बोलते हैं। तापमापी नहीं बोलेंगे तो थर्मामीटर बोलेंगे, थर्मामीटर नहीं बोलेंगे तो आप इसको तापमापी बोलेंगे, तापमापी नहीं बोलेंगे तो थर्मामीटर बोलेंगे। अब इसमें से जो ऑप्शन में दिया हो कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर 3 थर्मामीटर दिया हुआ है। आप लोग जानते हैं जब आपको बुखार होता है तो डॉक्टर किससे मापता है तापमान? आपका थर्मामीटर से मापता है, तो थर्मामीटर लगाइए आंसर। उसके बाद देखिए मैं अगला ऑप्शन आपको बता दूँ, बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब जो है आपका बैरोमीटर मापता है। अमीटर से आपको पता होगा, अमीटर से जो होता है वो धारा मापा जाता है। धारा, विद्युत धारा। कौन सा धारा भैया? तो विद्युत धारा। विद्युत धारा किससे मापा जाता है? तो अमीटर से मापा जाता है। वहीं आपका वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर जो होता है उससे विभवांतर, विभव बोल सकते हैं या विभवांतर भी बोल सकते हैं आप। तो विभव या विभवांतर किससे मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर द्वारा विभव या विभवांतर का माप किया जाता है। चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है वो हम किस तापमान पर आपको माप सकते हैं। यानी डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा हम किस तापमान को माप सकते हैं। तो समझिएगा, डॉक्टर किस लिए आपका थर्मामीटर यूज करता है? डॉक्टर जो होता है भाई वो थर्मामीटर क्यों यूज करता है? वो यूज करता है कि आपको बुखार है या नहीं इसका पता लगाने के लिए, यही नहीं करता है। तो आपका शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। यानी जो मानव होता है, मानव के शरीर का जो टेम्परेचर होता है, यानी जो मानव शरीर का जो मतलब एक तरह से स्वस्थ मानव का आप बोल सकते हैं, जो स्वस्थ मानव का शरीर का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है। तो स्वस्थ मानव का तापमान 37 डिग्री है। अब बताइए 37 डिग्री है तो मान लीजिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ही बुखार होगा ना आपका, तो 37 से कुछ ज़्यादा और 37 से कुछ कम, यही आपका उसका थर्मामीटर होगा। यानी 35 से लेकर के 42 डिग्री जो होता है वो डॉक्टरी थर्मामीटर से हम माप सकते हैं। यानी डॉक्टरी थर्मामीटर अगर आपके पास है तो आप उससे केवल और केवल 35 डिग्री सेल्सियस के लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक का आप डाटा माप सकते हैं। उससे ज़्यादा का डाटा आप नहीं माप सकते, क्योंकि आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है। वहीं से आप याद कर सकते हैं इसको कि 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड हम डॉक्टरी थर्मामीटर से माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है उसको पहचानिए। सही कथन को पहचानना है। तो समझिएगा फ्रेंड्स, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग आप उबलते हुए द्रव के मापने में। भैया उबलता हुआ द्रव 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि अभी मैंने आपको बताया कि डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है वो 35 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री माप ही सकता है। तो कहाँ से 100 डिग्री मापेगा? यानी ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अगला लिखा है कमरे के तापमान में जो है थर्मामीटर का परिसर 30 डिग्री होता है। तो भैया अभी मैंने आपको बताया ना कि थर्मामीटर का जो परिसर होता है वो कब से कब होता है? 35 से लेकर 42 होता है। तो उसमें 30 कहाँ आता है? तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगला लिखा है प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। तो मैं आपको बताऊं सबसे पहले जो प्रयोगशाला
प्रयोगशाला वाला जो थर्मामीटर होता है उसमें 0 से लेकर के 100 डिग्री तक आप माप सकते हैं। समझिएगा, जो प्रयोगशाला वाला थर्मामीटर होता है उसमें 0 से लेकर के 100 डिग्री आप माप सकते हैं। तो भैया ये बताइए, डॉक्टरी वाले से तो ज़्यादा ना माप सकते हैं इसमें। डॉक्टरी वाले से आप 35 से 42 माप पाएंगे, 42 से ज़्यादा होगा तो आप उसका माप ही नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ तो 100 डिग्री तक आप माप लेंगे। तो यानी जो प्रयोगशाला वाला थर्मामीटर है उसका प्रतिशत डॉक्टरी वाले से अधिक है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी आपका लिखा हुआ प्रयोगशाला थर्मामीटर का प्रतिशत 45 से लेकर 42 होता है, ये बात आपका गलत है भैया। ये तो डॉक्टरी वाले का होता है, प्रयोगशाला का थोड़ी नहीं होता है। प्रयोगशाला का तो 0 से लेकर 100 होता है। तो प्रयोगशाला थर्मामीटर बोलेगा तो आपका ये 0 से 100 होगा, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर बोलेगा तो 35 से 42 होगा। तो यहाँ ऑप्शन चौथा आपका गलत है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप उसको समझिएगा। मैं अगला क्वेश्चन को बताने से पहले आपको 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ, वो आप समझिएगा। देखिए, उसमें में आप देखिए 3 तरह के आपको चीज़ों पता। एक होता है ठोस, एक होता है भैया द्रव। जैसे मान लीजिए पानी भर दिया हम इसमें बर्तन में, ये पानी हो गया, ये ठोस है भैया, ये ठोस है। ये क्या है? तो ये ठोस है। ये क्या है भैया? तो ये द्रव है। द्रव है मतलब पानी, आप इसको समझ सकते हैं। और एक बर्तन है, इसमें मैंने गैस ले लिया, ऐसे चीज़ ऊपर तफानता रहता, बाहर भी जाएगा, ये बाहर भी चला जाएगा। तो ये हो गया गैस। ये क्या हो गया भैया? तो गैस हो गया। तो 3 हो जाएगा। अब देखिएगा, जो तापमान होता है उसको, जैसे मान लीजिए आप लोहा का छड़ लिए, लोहे का छड़ कैसा होता है? ठोस होता है। ठोस मतलब समझ रहे हैं ना आपको, जो हार्ड होता है, जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। यानी ठोस जो होता है वो जैसे कुर्सी, मेज, आपका टेबल, ये सारा जो होता है ठोस होता है। ठोस जो होगा उसमें चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। समझिएगा, ठोस में किसके द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा। चालन विधि क्यों? जैसे मान लीजिए लोहे की छड़ है, छड़ को आप ले जाके के आग में, लोहे के छड़ का एक सिरा आप आग में रख लिए, 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। जबकि आपने रखा था पहला वाला सिरा उसका आग में, लेकिन दूसरा वाला सिरा भी गर्म हो गया। यानी यहाँ पर चालन विधि द्वारा ये ठोस जो है पूरी तरह से गर्म हो जाता है। तो ठोस में किस विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है? तो चालन विधि द्वारा। अब हम आते हैं संवहन विधि पे। तो जो संवहन विधि है ऑप्शन नंबर 2 वाला, ये संवहन विधि द्वारा या तो आप गैस में भी इसको देख सकते हैं या फिर आप द्रव में भी देख सकते हैं। द्रव और गैस दोनों में जो जिस विधि द्वारा ऊष्मा का एक दूसरे से दूसरे जगह पे जाना होता है। जैसे मान लीजिए आप गैस है, जैसे मान लीजिए आप ठंड के समय में आग ताप रहे हैं, तो आग जो है आपका मान लीजिए थोड़ी दूर पे मान लीजिए जलता है ना, आपके शरीर में तो जलता नहीं है। आपके 2 मीटर 3 मीटर 1 मीटर 20 1 फुट 2 फुट की दूरी में वो आग जल रहा है, लेकिन उसकी गर्मी आपको जो है आपको दूर से ही लग जाती है कि हाँ भैया यहाँ आग जल रहा है। यानी आपको पता चल जाता है ऊष्मा आ रहा है आप तक। तो ऊष्मा जो वहाँ पे आ रहा है तो वो जो है संवहन विधि द्वारा ऊष्मा जाता है। चाहे गैस में हो सकता है, यानी जो हवा है ये भी तो गैस ही है ना, तो हवा में हो यानी गैस में हो तो गैस में भी संवहन विधि चलता है, और पानी में भी चलता है। पानी में कैसे चलता है? जैसे मान लीजिए आप बर्तन में रख के पानी को नीचे से गर्म कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि पानी केवल नीचे का गर्म होता है, पानी तो ऊपर का भी गर्म होता है, नीचे का भी गर्म होता है, अगल का भी गर्म होता है, बगल का भी गर्म होता है। पानी तो चारों तरफ से गर्म होता है ना, तो उसमें भी जो ऊष्मा का ट्रांसफर होता है वो भी संवहन विधि द्वारा होता है। यानी द्रव और गैस में संवहन विधि द्वारा ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जबकि चालन विधि द्वारा ठोस में एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। दोनों का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। अब हम अगला ऑप्शन देते हैं विकिरण विधि। विकिरण विधि जैसे उसमें माध्यम की ही नहीं आवश्यकता होती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमारा सूर्य है और सूर्य से हमारा प्रकाश आ गया हमारे तक। इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए, मान लेते हैं ये सूर्य है हमारा। अब सूर्य से हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं, तो यहाँ से प्रकाश चल करके यहाँ तक आएगा। तो भैया सूर्य से यहाँ तक प्रकाश आ रहा है, तो भैया बीच में जैसे मान लीजिए यहाँ तक इसका वायुमंडल है, पृथ्वी का वायुमंडल मान लेते हैं। यहाँ ये हम हैं पृथ्वी पर और ये पृथ्वी का वायुमंडल है। तो भैया यहाँ पे तो गैस होता है वायुमंडल में, लेकिन यहाँ पर तो कोई गैस वैस नहीं होता है। यहाँ पर इस जगह पर जो है, यहाँ पर तो पूरा निर्वात है, कुछ होता ही नहीं है, ना गैस होता है, ना ठोस होता है, द्रव होता है, कुछ होता ही नहीं। लेकिन फिर भी जो सूर्य से ऊष्मा है वो हम तक हमारे पास में आ जा रही है। तो जहाँ किसी माध्यम की ही आवश्यकता ना हो, यानी ऊष्मा को जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता ना हो, ना ठोस, ना द्रव, ना गैस, कुछ नहीं चाहिए, वो ऊष्मा अपने आप चली जाएगा। तो उसको, उस माध्यम को, उस प्रक्रिया को बोलते हैं विकिरण विधि द्वारा। यानी विकिरण विधि द्वारा भी ऊष्मा का ट्रांसफर होता है, जिसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको पूरा मैंने बता दिया, चालन कैसे होता है, संवहन कैसे होता है, विकिरण कैसे होता है, उसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया, उसको मैंने अच्छे से समझा भी दिया। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर आप बड़े आसानी से दे पाएंगे कि सूर्य द्वारा हमें ऊष्मा, सूर्य द्वारा हम तक ऊष्मा आ पाता है, ऐसा प्रक्रम कौन सा होता है? तो यह वो विकिरण द्वारा होता है। विकिरण के द्वारा सूर्य से ऊष्मा हमारे तक चला आता है और हमको किसी माध्यम की आवश्यकता भी नहीं होती है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका जो मैंने अभी आपको 2-3 मिनट का जो लेक्चर लिया 3 मिनट पहले, वो आपको सारा क्वेश्चन उससे आप बना सकते हैं। ठोस पदार्थ में ऊष्मा का संचरण किस प्रक्रम से होता है? तो चालन द्वारा होता है। मैंने अभी आपको बताया कि ठोस में चालन होता है, बाकी विकिरण जैसे माध्यम की आवश्यकता नहीं, और संवहन जो है वो गैस और द्रव में होता है। ठीक है, बाकी अगला देखिए, वैसे पदार्थ जिसका ऊष्मा अपने से होकर गुजरने देता है उसको क्या बोलते हैं? देखिए अब इसमें भी आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं एक होता है कुचालक, एक क्या होता है भैया, एक होता है कुचालक, एक होता है सुचालक, एक होता है अर्धचालक। तो देखिए जो कुचालक होता है ये ऊष्मा को ना तो आने देगा ना तो जाने देगा। यानी जैसे लकड़ी आप देख लीजिए, तो लकड़ी में ना तो ऊष्मा अंदर जाती है ना तो बाहर आती है, यानी लकड़ी जैसे का तैसे बना रहेगा। मतलब उसको आप गर्म करेंगे अगर तो वो गर्म नहीं होगा, वो जल जाएगा, वो जल के खत्म हो जाएगा, लेकिन वो गर्म नहीं होगा। तो उसको बोलते हैं ऊष्मा का कुचालक। सुचालक में क्या होता है कि वो जैसे ही आप आग लगाएंगे उसमें वो गर्म होना शुरू कर देगा। अब गर्म होना बहुत तेज़ी से शुरू होगा, और जितना ही तेज़ी से गर्म होगा उतना ही तेज़ी से ठंडा भी होना भी शुरू कर देता है। जैसे कि मान लीजिए आप फ्रिज में गिलास को रख दीजिए तो गिलास एकदम ठंडा भी हो जाता है, और अगर उसको आप गैस पर रख दीजिए तो एकदम गर्म भी हो जाता है। यानी सुचालक उसको बोलते हैं तो खूब तेज़ी से ठंडा हो जाए या तो खूब तेज़ी से गर्म भी हो जाए, तो उसको बोलते हैं सुचालक। यानी ऊष्मा को अपने अंदर या तो ले भी लेता है और वो बाहर भी निकाल देता है, तो उसको क्या करते हैं? सुचालक बोलते हैं। और जो ऊष्मा को ना तो लेता है ना तो बाहर निकालता है उसको क्या करते हैं? कुचालक बोलते हैं। जैसे लकड़ी हो गया तो ये ऊष्मा को लेना देना उससे कोई मतलब नहीं होता है। और जैसे बैकेलाइट हो गया तो बैकेलाइट में जो होता है वो एक प्रकार का कुचालक होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। और अर्धचालक जो होता है जो ऊष्मा को ज़्यादा ना लेता है ना ही ज़्यादा वो करता है, रोकता है। मतलब ये दोनों में न्यूट्रल बीच का समझ लीजिए, जैसे कि न ज़्यादा लेंगे न ज़्यादा करेंगे, यानी मतलब बीच में रहता है। ये न ज़्यादा लेता ही है और ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह से नहीं लेता है, मतलब ले भी लेता है और कम लेता है, ऐसा होता है। तो ये जो बीच वाला होता है उसको अर्धचालक बोलते हैं। अर्धचालक में जैसे आप कांच देखेंगे, शीशा को जब गर्म करेंगे तो बहुत हल्का सा गर्म होता है वो, लेकिन एकदम से गर्म भी नहीं होता है और एकदम से ठंडा भी नहीं होता। तो शीशा जो होता है वो एक तरह से अर्धचालक में आप उसको समझ सकते हैं। बाकी कुचालक में आप लकड़ी बैकेलाइट को समझ सकते हैं, और सुचालक में लोहा, तांबा, कॉपर, एल्युमिनियम जितने भी धातु हैं सब हो सकते हैं, वो सारे सुचालक होते हैं। तो आपको पता चल गया होगा सुचालक। जैसे कुचालक का यूज हम कहाँ करते हैं? जैसे मान लीजिए हम लोग तावा है ना, तावा में जो लोहा वाला जो पार्ट होता है, तावा का जो गोल वाला होता है, लोहा जो उसमें लगा होता है जिस पर रोटी बनती है, वो सुचालक होता है, लोहा होता है, उसमें तेजी से गर्म होता है वो। लेकिन जो उसका हत्था लगा होता है जहाँ से हम लोग पकड़ते हैं तावा को, वो लकड़ी का लगा होता है। क्यों? क्योंकि वो कुचालक है, वो उसमें लेगा ना, इसलिए आप उसको आराम से पकड़ भी लेंगे। उसी तरह से बैकेलाइट, जैसे आप कुकर देखे होंगे, कुकर का जो हैंडल होता है, एल्युमिनियम कुकर जो है वो ज़्यादातर एल्युमिनियम का होता है। तो एल्युमिनियम जो है धातु का मतलब सुचालक होता है, लेकिन जो उसका हैंडल लगा होता है वो बैकेलाइट का बना होता है। तो बैकेलाइट जो होता है वो उसमें का कुचालक होता है, तो इसलिए जो है हम लोग उसमें हैंडल का इस्तेमाल करते हैं कुचालक के रूप में। तो ये सारा उसका यूज है, मतलब आप इसको उदाहरण भी मैंने आपको बता दिया जो कि डेली लाइफ में आपको दिखने को मिलता है। तो अब आप बताएंगे इसमें कि वैसे पदार्थ जो ऊष्मा को अपने से होकर गुजरने देते हैं, मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं, वो ले भी लेंगे छोड़ भी देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? सुचालक। और जो न लेंगे ना देंगे उसको बोलेंगे कुचालक, और जो दोनों में से थोड़ा थोड़ा करते हैं उसको बोलते हैं अर्धचालक। आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, लिखा है सर्दियों की सुबह संगमरमर की टाइल जो है वो लकड़ी की टाइल की तुलना में अधिक ठंडी महसूस होती है, क्योंकि संगमरमर की टाइल जो है वो ऊष्मा का क्या होगा? सुचालक होगा या फिर संवाहक अच्छा होगा। तो यानी जो अब यहाँ पे आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो लकड़ी की टाइल की तुलना में गर्मी का बेहतर, लकड़ी की टाइल की तुलना में गर्मी का बेहतर संवाहक होता है, क्योंकि संगमरमर की जो टाइल है वो लकड़ी की टाइल की तुलना में गर्मी का मतलब बेहतर संवाहक है। तो भाई ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर लिखा है को पालिश, संगमरमर को पालिश होने से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। लकड़ी की टाइल की तुलना में अधिक गर्मी को दर्शाता है, ये भी नहीं होगा। हाँ, चौथा ऑप्शन उसका सही होगा कि लकड़ी की जो टाइल की तुलना में गर्मी का खराब कंडक्टर होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा कि उसका जो है लकड़ी का कंडक्टर क्या होता है? खराब होता है, जबकि संगमरमर जो है वो सुचालक होता है, लकड़ी कुचालक होती है, तो इसलिए वो ऊष्मा को आसानी से ले भी लेता है और छोड़ भी देता है, इसलिए जो है ठंडी में वो ज़्यादा ठंडा रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपका वीडियो का आज यहीं पे ख़त्म करूँगा। तो आपको मैंने आज अब चैप्टर नंबर यहाँ पर आप देखिए NCERT का जो है NCERT का क्लास 7 अगर मैं बताऊँ आपको, तो जो क्लास 7 चल रहा है उसका चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और चौथा का भी आधा से ज़्यादा मैंने ख़त्म कर दिया है। तो यानी आपका मैंने 3 चैप्टर के बाद चौथे चैप्टर में एंट्री मार लिया हूँ। कल मैं कोशिश करूँगा तो
तो 5, 6, 7 तक मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। इसी तरह से 3-4 दिनों के अंदर, 5 दिनों के अंदर मैं पूरा क्लास 7 का आपका NCERT कवर करा दूंगा। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, तो आप अनअकैडमी पर जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आप अनअकैडमी पर जरूर मतलब जुड़ जाइएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अनअकैडमी पर जुड़ना कैसे है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अनअकैडमी के बारे में है। मैं आपको बता देता हूँ, अनअकैडमी पे मैं पढ़ाता हूँ। तो आप चाहें तो हमसे जुड़ करके शाम को 5 बजे, शाम को 5 PM पर आप चाहें तो राहुल गुप्ता सर्च करेंगे अनअकैडमी पर, तो मैं आ जाऊँगा। ये फोटो आपका लगा होगा, ये प्रोफाइल आप देख करके आ सकते हैं। राहुल गुप्ता लिखा होगा, अनअकैडमी ऐप पर आपको सर्च करना है। या फिर दूसरा ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दूँगा। उसके साथ ही साथ मैं आपको अपने यूट्यूब के आइकन में भी लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। हर जगह आपको अनअकैडमी का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जुड़ करके अनअकैडमी पर पढ़ सकते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़ करके अनअकैडमी पर पढ़ना ना भूलें। उसके साथ ही साथ यहाँ पे भी फ्री है और वहाँ पे भी फ्री है, तो पैसा आपको कहीं भी नहीं देने की जरूरत है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी NCERT का मैं कवर करा रहा हूँ, वो मैं कराता रहूँगा, ठीक है। चलिए।